हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये होगा इसका लेक्चर नंबर 4। इन द लेक्चर नंबर 3 we have discussed about the functional group. In this lecture we will deal about what properties of carbon compounds. तो properties में सबसे पहले हम देखेंगे combustion की। combustion means ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का जलना, मतलब कि जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, उनमें मेजर कंपोनेंट कार्बन होता है। और कंबशन प्रोसेस जो है वो कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम देखें तो वो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। एंड एनर्जी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में? हीट और लाइट की प्रेजेंस में। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, द रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। और किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, राइट। ये तो एक कार्बन का देखा। अब कोई कार्बन कंपाउंड लेते हैं, सपोज अगर मैं ले लूं मीथेन। मीथेन इज व्हाट? CH4 प्लस ऑक्सीजन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है इन सफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन काफी पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है, लिमिटेड नहीं है। देखो लिमिटेड होती है तो कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मीन CO रिलीज होती है। बट अच्छी खासी एक्सेस ऑफ एयर है तो CO2 रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा? CO2 प्लस यहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है स्टीम की फॉर्म में, क्योंकि इतनी कंबशन रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है, तो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस सेम हीट एंड लाइट को मैं एनर्जी लिख रही हूँ, ठीक है। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, वो है, आप खुद बताएंगे इस कंपाउंड का नेम। CH3CH2OH क्या होगा? दो कार्बन है, इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आप कहेंगे ऊपर वाले में वाटर नहीं निकला, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन थी ही नहीं ना, ये तो खाली कार्बन थी, ये तो हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो वाटर निकल रहा है और यहाँ पे ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। इनकी थोड़ी सी बैलेंसिंग देखें क्या? चैप्टर 1 में हमने सीखी थी, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करने को आए, सबसे पहले आप बैलेंस करना कार्बन। देखो एक कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। कार्बन के बात करना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो इधर जितनी है उसके हाफ उधर मल्टीप्लाई कर दो, वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 है तो 4 का हाफ 2 से इंटू कर दो। वैसे भी 2 4 जा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे सबसे लास्ट में, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, राइट। इसकी 2 से इंटू होगी, 2 + 2 4, तो यहाँ पे ओनली 2 है तो इसे जो है हम 2 से इंटू करा देंगे, 2 2 जा 4, बैलेंस हो चुकी है। इस वाली रिएक्शन को सबसे पहले कार्बन देखने हैं, इधर 1 2 कार्बन, इधर 1, तो 2 से इंटू कराया, ठीक है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन हियर इज 3 4 5 6 का हाफ 3, यहाँ पे 3 से करा दो, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन में बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन हेयर इज 2 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 3 + 4 7 है यहाँ पे। और तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो हमें 6 की जरूरत है, तो यहाँ पे 3 से कर दें। देखो 3 2 जा 6 + 1 7 एंड 2 2 जा 4 + 3 7, रिएक्शन जो है दोनों बैलेंस हो गई हैं। अब इसमें एक चीज जो आती है वो आती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। देखो जो सैचुरेटेड मीन्स हमने पढ़ा था जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वो एक क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे। क्लीन ब्लू फ्लेम देने का मतलब है कि उनका जो है कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर
अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जो है वो येलो फ्लेम मिलती है, येलो फ्लेम विद स्मोक। मतलब कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का कंप्लीट कंबशन नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लेम येलो होती है। देखो फ्लेम ब्लू तब होती है जब किसी सब्सटेंस का कंप्लीटली कंबशन हो रहा होता है, येलो जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता और कुछ उसमें से स्मोक भी ज्यादा निकल रहा होता है। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड को ही अगर लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न किया जाए तो वो भी ऐसी फ्लेम देते हैं, ऐसी फ्लेम को हम सूथी फ्लेम कहते हैं। सूथी मीन्स जिसमें कि थोड़ा स्मोक वगैरह, धुआं वगैरह निकलता है और कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। ओनली किस केस में? जब यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, मीन्स कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, क्योंकि कंबशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब कहीं आग लगती है तो वहां पे हम कंबल वगैरह या उसे ढक देते हैं, एरिया को कवर करना चाहते हैं, क्यों? ताकि उसे ऑक्सीजन ना मिले और फायर जो है वो बंद हो जाए। तो ऑक्सीजन का जो है वो कंबशन में बहुत बड़ा रोल है। अब आपने देखा होगा जो गैस स्टोव्स होते हैं घर पे, गैस वाले चूल्हे, उनमें इनलेट्स होती हैं, थोड़े थोड़े छेद होते हैं ना। ये इनलेट्स का क्या काम होता है? इन इनलेट्स का काम होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इनके थ्रू पास हो जाए और प्रॉपर ऑक्सीजन जो गैस आ रही है गैस सिलेंडर से उसे मिले और कंप्लीट कंबशन हो। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब पुराना हो जाता है गैस स्टोव, तो हम देखते हैं जो वेसल्स में हम खाना पका रहे हैं वो वेसल्स ब्लैक ब्लैक होने लगते हैं, नीचे से काले पड़ने लगते हैं। काले इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि अब इनकी इनलेट्स जो है थोड़ी थोड़ी ब्लॉक हो गई हैं, राइट। इनलेट्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन अब नहीं जा रही है फ्यूल के पास और उसका हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन या सफिशिएंट ऑक्सीजन जब नहीं होती तब वो सूथी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल है वो ब्लैक हो जाती है। क्लियर हुआ? जो कोल और पेट्रोलियम वगैरह होते हैं ना, तो उनमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होती है थोड़ी थोड़ी, जिसकी वजह से जब वो बर्न होते हैं तो वो नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, जैसे कि NO रिलीज कर दी या NO2 रिलीज कर दी। नाइट्रोजन की तो बहुत सारी ऑक्साइड्स होती हैं, सल्फर की जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। अब ये जो है पोल्यूशन करती है, मतलब कि वैसे भी एनवायरनमेंट में है तो काफी पोल्यूशन करती है। जैसे NO2 जो है वो रेड हेज बनाती है, मतलब ट्रैफिक वगैरह में ठंड में देखा होगा आपने, वो फोग स्मोक सा जो होता है, ये सब गैशियस पॉल्यूटेंट्स ही होते हैं। और साथ ही एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। एसिड रेन के लिए कैसे? NO2 निकली सपोज, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाएगी। अब जब रेन होगी तो एसिड नीचे आएगा, तो वो हार्म करेगा एग्रीकल्चर या एक्वेटिक लाइफ वगैरह या फिर बिल्डिंग्स को, जैसे ताजमहल को रोड हो रहा है, राइट। तो कोल, ध्यान रखेंगे कि कोल और पेट्रोलियम के कंबशन से रिलीज होती है नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड्स, क्योंकि उनमें सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो आता है, मतलब रिएक्शन, वो आती है सेकेंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वही जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो। अगर किसी अल्कोहल को आप रिएक्ट करा दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो बनाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर माइल्ड होगा तो देखो ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन पे आके रुक जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, वहां पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल हमने लिया सबसे फेवरेट अल्कोहल, मतलब फेवरेट नहीं, फेमस, इथेनॉल। उसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया अभी हम देखेंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। दिस इज इथेनॉल, नोमेनक्लेचर में आपको क्लियर हो ही गया होगा, एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। नहीं हुआ तो इससे पहले वाले से पहला वाला लेक्चर नोमेनक्लेचर का, ये मतलब पहले वाला भी है उससे पहले वाला भी है, दोनों नोमेनक्लेचर के ही हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो लेते हैं वो होता है एक तो
एल्कलाइन के MnO4, इसे प्यार से हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ये हल्का सा पिंक कलर का होता है, हल्का सा नहीं, बहुत डार्क पिंक कलर का होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। इतना डार्क कि हल्का हल्का पर्पलिश जो शेड है वो भी आ जाता है। और दूसरा, या फिर ये ले लें, या फिर हम ले लें क्या, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाई का डी क्या बन गया, ये यहाँ पे 2 क्रोमियम है इसीलिए डाइक्रोमेट। अब ये जो है सब्सटेंसेस, मतलब कि इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा गया, क्योंकि जो सब्सटेंसेस किसी चीज का ऑक्सीडेशन कराएं या उसमें ऑक्सीजन ऐड करें, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन टाइप आता है वो आता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, नेम से पता चल रहा है कि कुछ चीज ऐड होगी। अब ऐड किस में होती है, ऐड होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड सैचुरेटेड मीन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल से अभी हम देखते हैं, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, उसे जो है वनस्पति घी या उसमें चेंज करते हैं। क्या होता है अभी देखते हैं धीरे धीरे। देखो, अनसैचुरेटेड में कोई कंपाउंड लूं, पहले कैटलिस्ट बता दूं। देखो कैटलिस्ट यहाँ पे लेते हैं निकेल और पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, पर कैटलिस्ट होता क्या है वो भी देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस या तो वो रिएक्शन स्टार्ट करा दे या फिर रिएक्शन को प्रोसीड करा दे एट अ डिफरेंट रेट। मतलब कि मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, मान लो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 100 बन रहे हैं 1 मिनट में, सपोज एग्जांपल ले लिया मैंने किसी भी का, 100 बन रहे हैं 1 मिनट में। अब अगर उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो वो 1 मिनट में ही 1000 मॉलिक्यूल्स बना देगा, मतलब कि रिएक्शन को जो है फास्ट करा देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कैटलिस्ट हमेशा प्रोसीड ही करता है, मींस इंक्रीज ही करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कुछ कैटलिस्ट जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को स्लो भी कर देते हैं। मतलब पहले 100 बना रहा था विदाउट कैटलिस्ट, लेकिन अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया हमने, जिसे इनहिबिटर कहते हैं, वो 50 मॉलिक्यूल ही बना रहा है पर मिनट। तो दोनों होते हैं, बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं, बट जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादातर हम पढ़ते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही देखते हैं, उन्हीं के एग्जांपल्स देखते हैं, मींस जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, आर द सब्सटेंसेस, लिखूं क्या, चलो, कैटलिस्ट आर substances that can occur, that can proceed या फिर increase the rate of a reaction without participating in them। ये भी बहुत important है, without participating in the reaction, participating in the reaction, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट कोई भी ये नहीं कि प्रोडक्ट में कैटलिस्ट पाया जाएगा। मतलब कि मान लो जब रिएक्शन पूरी हो गई तो कैटलिस्ट एज इट इज उसमें ऐसे ही प्रेजेंट होगा, उसे हम और रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा, नहीं, वो बस रेट को अफेक्ट करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में रेट को इंक्रीज ही करता है। और अच्छी डेफिनेशन आप बुक से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस समझाने वाले लिख दिए कि द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें इनर्ट कहते हैं जनरली। ये हुआ। यहाँ पे आते हैं, देखो
ये मैंने आर आर ले लिया। आर आर का मतलब होता है बच्चों कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन या यहाँ पे इधर CH2 CH3 मतलब कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल ग्रुप है, फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट लिया हमने हाइड्रोजन ओवर निखिल ले लेते हैं, निखिल पैलेडियम प्लैटिनम में से आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने निखिल ले लिया, तो अब क्या होगा, पहली बार डबल सेचुरेटेड में बनेगा तो मतलब डबल बॉन्ड हटेगा। हमारे पास था क्या, ये दो दो आर थे हर एक कार्बन से लगे हुए, देखो, तो एक इस कार्बन से 2 आर, तो हमने वही कर दिया, डबल बॉन्ड हटा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, एक वैलेंसी कम पड़ रही है, तो अब वो हाइड्रोजन ऐड होगी, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो ये आता है क्या, एडिशन रिएक्शंस में। यहाँ पे एक चीज क्या होती है, देखो, एक तो होता है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और एक होता है एनिमल फैट, मतलब जो एनिमल्स से फैट मिलता है। वेजिटेबल ऑयल जो वेजिटेबल से ऑयल मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मतलब जो प्लांट से ऑयल मिलता है। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो होता है अनसेचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें। अनसेचुरेटेड का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा बुक में लिखा है, और डॉक्टर्स का कहना है कि जो हेल्थ के लिए है या कुकिंग के लिए हमें वेजिटेबल ऑयल यूज करना चाहिए, वो थोड़ा हेल्दी रहता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ाता। और जो एनिमल फैट मीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला फैट होता है, वो थोड़ा अनहेल्दी होता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बना के कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उसका पाथ कम हो जाता है। देखो, इतनी ब्लड वेसल्स थी, अब मान लो इतना इतना यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो उसका जो स्पेस है नैरो हो गया, ब्लड और प्रेशर से जाएगा, तो आर्टरी या वीन, मतलब वीन तो नहीं, आर्टरी फटने का डर रहता है। तो वही सब है, डॉक्टर जो है वेजिटेबल ऑयल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। एडिशन रिएक्शन ये देखा, एक और एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वो होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो अगर मैं इसे रफ कर दूं तो क्या होता है एक चीज, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन मतलब कि कोई कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड हमें कैसे पता है। ये तो है नहीं, एक कंपाउंड दे रखा है, सपोज हमें एक बीकर में, उसमें देखा और हमें दिख रहे हैं उसके अंदर बॉन्ड, यहाँ इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दिखता थोड़ी ना है, हमें तो लिक्विड सा ही दिखेगा, तो पता कैसे चलेगा। सपोज उस कंपाउंड में आप ब्रोमीन ऐड कराओ, ब्रोमीन इज Br2, ब्रोमीन का कलर होता है कैसा, ब्राउन, ब्राउनिश कलर होता है इसका। एक और होती है ब्राउन गैस, NO2 है ना, ब्राउन गैस, तो ये ब्राउनिश रेडिश कलर होता है। अगर किसी कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है और उसमें ब्रोमीन ऐड कराया, तो उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, कलर जो है वो ब्रोमीन कलर या फिर ब्राउन कलर डिसअपियर्स। अगर डिसअपियर हो रहा है तो समझ लो जो कंपाउंड हमने लिया था वो अनसेचुरेटेड ही था। क्यों, क्योंकि वो ब्रोमीन से रिएक्ट करके अब बना लेगा क्या, आर आर आर, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, तो Br2 जो है वो कंपाउंड उसने अलग ही कंपाउंड बना लिया है, तो उसका जो कलर था वो अब डिसअपियर हो गया है। दिस इज द केस ऑफ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन रिएक्शन, सॉरी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बचता है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके नेम से हम गैस कर सकते हैं कोई चीज सब्स्टिट्यूट होगी। आपने उसमें पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैथ्स में पढ़ते हैं, एक्स वाई की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालने के लिए, ऐसा ही कुछ था। तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक सब्सटेंस की जगह, मतलब एक एटम की जगह जो है अब दूसरा एटम ले लेगा। कैसे, वैसे तो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड थोड़े इनर्ट रहते हैं, मैंने बताया था कि कम रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू अनसैचुरेटेड, लेकिन कभी कभी वो रिएक्शन कर ही लेते हैं। जैसे CH4 को अगर रिएक्शन कराओ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को हम HV मतलब म्यू इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब कि सनलाइट आ रही है, रेज आ रही है, इसका मतलब ये है अगर H म्यू कहीं पे लिख रहा है तो CH4 प्लस क्लोरीन यहाँ पे आ सकता है क्या,
CH3Cl, मतलब कि एक H यहाँ से हटा और एक क्लोरीन यहाँ से गई, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गई और जो बचा एक H और Cl बचा तो उन्होंने बना लिया HCl। समझ आ रहा है? वैसे तो देखो इनका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, 11th-12th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं अभी ऐसे ही बता दूंगी यहाँ से हाइड्रोजन निकली यहाँ से क्लोरीन तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको 11th में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप ये समझो कि एक कंपाउंड हट रहा है, हाइड्रोजन जा रही है और क्लोरीन ऐड हो रही है और बचा हुआ मिलके HCl। अब और रिएक्शन अगर इसकी हो CH3Cl, ये फिर से रिएक्ट कराए तो एक क्लोरीन और आ जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो बचेगा क्या? एक हाइड्रोजन गया CH2, एक क्लोरीन आया Cl2 प्लस यहाँ पे फिर से HCl। एक बार और कराते हैं, चेन रिएक्शन होती है, प्रोसीड करती रहती है आगे। CH2Cl2 फिर से क्लोरीन कराया, फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो CH, एक क्लोरीन ऐड करो Cl3 प्लस HCl। ये जो है CHCl3 इस क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। यहाँ पे देखो सिलू CHCl3, एक बार फिर से क्लोरीन कराओ, यहाँ पे बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। देन ये क्या हो गया? टेट्राक्लोरोमीथेन। ये छोड़ो, आयन सैचुरेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन का पता चला, सब्स्टिट्यूशन एक चीज हट के उसकी जगह दूसरी चीज आ रही है। ये तो हमने एक कार्बन के कंपाउंड में लिया, अगर दो कार्बन के कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा होंगे। ज्यादा मतलब कि देखो अगर मैं लूँ CH3CH3, दिस इज व्हाट इथेन प्लस क्लोरीन, एक और लेती हूँ CH3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्रोपेन लिया अगर मैंने तो देखो यहाँ पे CH3 प्लस Cl प्लस CH3। क्लोरीन जो है यहाँ से हाइड्रोजन जाके यहाँ पे भी क्लोरीन लग सकता है, या फिर एक केस और हो सकता है CH3CH2CH2Cl, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन जाए और यहाँ पे क्लोरीन आ जाए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ते हैं, लेकिन इस केस में जो मेजर वाला होता है ये होता है, मतलब मान लो सपोज एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, अगर ये 80% बन रहा है तो ये 20% बनेगा, इस वाले बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? इसका रीज़न है 11th क्लास में कि ये प्रोडक्ट कैसे स्टेबल है, क्यों ज़्यादा बनता है। अभी हमने सारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लिया है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, थोड़ा सा सॉफ्ट डिटर्जेंट्स के बारे में, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।